सोफी सोचती है ड्यूक के नेट यहाँ पे क्यों है। तभी गाड़ी में से ड्यूक निकलते हैं। सोफी बोलती है रॉक्सन। ड्यूक जो सोफी को देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं। सोफी ड्यूक के पास आते हुए बोलती है आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ड्यूक बोलते मैं महल का किराया देने आया हूँ। सोफी बोलती किराया। ड्यूक बोलते कि आपने पश्चिम महल को मेरे शूरवीरों को रहने के लिए नहीं दिया था क्या। सोफी बोलती समर साम्राज्य के बलिदान देने वाले नायकों के साथ यही उचित व्यवहार था। लाल बालों वाला लड़का ड्यूक से बोलता है। लाल बालों वाला ड्यूक से बोलता है हम बिना किसी भुगतान किए सामान को लाने वाले नहीं है। सोफी बोलती लेकिन अभी भी। ड्यूक सोफी के करीब जाते हुए बोलते शायद बेहतर होगा कि हम अगली बार बात करें। धर्म के कार्य के प्रमुख और एक दातक के रूप में जहाँ पे सामान रखा होता है सोफी वहाँ पे आ जाती है। फिर ड्यूक से बोलती मुझे माफ करें, आपके रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं है। ड्यूक बोलते हैं ठीक है। सोफी बोलती है अब मुझे ईमानदारी से बताइए बाहर ये सामान क्या है। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते ये दान है। कुलीन व्यक्ति होने के नाते मैं केवल अपना योगदान दे रहा हूँ। सोफी बोलती है कि आप इतने समय से एक लोगों के समर्थन पर निर्भर नहीं रह रहे हैं। सोफी मन में सोचती ये सच है। आमतौर पर मैं कुलीन वर्ग से दान स्वीकार करती हूँ, इसलिए ये सही होगा। काश डेवनियर्स ने सभी दान को रद्द नहीं किया होता। सोफी बोलती रॉक्सन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इससे महामहिम के साथ कठिनाई होगी। ये सुनकर ड्यूक सोफी को चिंता न करने के लिए बोलते हैं मेरे और महामहिम के बीच पहले से ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। हालांकि मैं आपको नहीं बता सकता। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि महाराज मुझे राजधानी से नहीं निकाल सकते। सोफी सोचती है क्या रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ड्यूक सोफी के बालों को पीछे करते हुए बोलते हैं आपके बाल जम गए हैं। सोफी बोलती है बर्फ से मुझे भी ऐसे ही लगता है। ड्यूक को इतने करीब देखे सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। सोफी जल्दी से अपना सर नीचे कर लेती है। ड्यूक मुस्कुराते उसे देख रहे होते हैं। ड्यूक अपनी जेब में से कुछ निकालते हुए बोलते हैं ये मेरा दान है, कृपया इसे देख लें। सोफी उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए बोलती है ये तो बहुत ज्यादा है रॉक्सन। ड्यूक बोलते हैं मेरा मानना है दान देने में ना कम ना ज्यादा हो। सोफी सोचती फिर भी ज्यादा है, इससे तो हम कम से कम 3 साल के चैरिटी के कार्य के लिए धन जुटा सकते हैं। ड्यूक बोलती है इस राशि में मेरे साथियों का भी योगदान शामिल है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो दूर तक नाखुशी फैलेगी, तो कृपया इसे स्वीकार करें। सोफी मन में सोचते है रॉक्सन जब भी मैं हार मानने वाली होती हूँ तुम हमेशा मेरे सामने आ जाते हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मेरा समर्थन करने के लिए। मेरी मदद इसलिए करे क्योंकि हम दोस्त हैं। ये सोचकर वह डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए बोलती है आप मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी दयालुता कर रहे हैं। बोलते हो तो क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ। फिर ड्यूक से अनुरोध के बारे में पूछती है। ड्यूक बोलते मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को संजो कर रखो। सोफी सुनकर सोफी कुछ बोल नहीं पाती है। ड्यूक बोलते हैं आप इसके लिए मेरी मदद ले सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। सोफी बोलते है इससे ज्यादा मैं खुद को और कैसे प्यार कर सकती हूँ। और वह तो उन्हें एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्परर अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एम्परर का ध्यान कहीं और था। एक आदमी बोलते हैं एम्परर कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। काले बाल वाला आदमी बोलता है कि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। ड्यूक क्लाउड ने चैरिटी विभाग को भारी दान दिया है जिसकी स्थापना पर रोक लगा दिया गया था, और उन्होंने आधिकारिक तौर पे ये घोषणा भी की कि वे महारानी के साथ चैरिटी कार्य में शामिल होंगे। ग्रेपल वाला आदमी बोलते सही। ड्यूक की भागीदारी की बदौलत कुलीन वर्ग के लोग एक के बाद एक दान दे रहे हैं। इतने सारे लोगों के भाग लेने के कारण अब सम्राट की स्वीकृति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सम्राट ने दान विभाग के पूरे बजट को अपनी पत्नी के लिए पूर्ण निर्देशित करा दिया। आजकल जब भी नागरिक इकट्ठा होते हैं वे केवल सम्राट की शिकायत करते हैं। वे औरत जो रिपोर्ट कर रही होती है वे बोलती है इस साल का बजट इसी राशि पर खत्म होता लग रहा है। ये सुनकर मीटिंग रूम में कांच टूटने की आवाज गूंज जाती है। ये देख सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि एम्परर ने अपने हाथ में रखी वाइन की गिलास तोड़ दी होती है, जिसकी वजह से उनके हाथों से खून निकल रहा होता है। एम्परर बोलते मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। ये कहते हुए एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। यह बोलकर वह मीटिंग रूम से निकल जाते हैं। कॉरिडोर में एम्परर के हाथों से खून की बूंदें गिर रही होती है। एम्परर के हाथों से खून निकलते देख टीटी घबरा गई होती है। वह जल्दी से एम्परर के हाथों को पकड़ते हुए बोलती है और मेजेस्टी आपके हाथ। तभी वहाँ पे सोफी आती है और वह एम्परर को ग्रीट करती है। एम्परर बोलते हैं कि अब आप खुश हैं महारानी। सोफी मन में सोचती है तुमने ही सबसे पहले मुझे धमकी दी थी महारानी के कर्तव्यों का पालन करना चाहे कितना भी न्याय संगत क्यों ना हो। आपके साम्राज्य के लोगों का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए था। एम्परर बोलते अपने चैरिटी के कार्य को जारी रखने के लिए टीटी के नाम को बदनाम करना। सोफी मन में सोचते है कि आप चैरिटी विभाग के बजट को टीटी को दिए जाने वाली अफवाह का जिक्र कर रहे हैं। सोफी बोलती मैंने वो अफवाह नहीं फैलाई। एम्परर अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोलते फिर किसने किया। सोफी बोलती मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि महल में ऐसे लोग नहीं है जो आपकी पत्नी को नापसंद करते हो। मैं पहले से ही अन्य मामले में व्यस्त हूँ, मेरे पास इस तरह की अफवाहें फैलाने का समय नहीं है। ये सुन के एम्परर तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। यह बोलकर सोफी वहाँ से चली जाती है। एम्परर सोफी को जाते हुए देख रहे होते हैं और टीटी एम्परर को देख रही होती है। सीन अनाथालय का होता है। बच्चा बोलता महारानी इतनी खूबसूरत क्यों है। बच्ची बोलती हाँ बिल्कुल देवी जैसी दिखती है। दूसरी बच्ची बोलती है महारानी में से फूलों जैसी मनमोहक खुशबू आती है। तो एक बच्ची सोफी को कुकी ला के देती है खाने के लिए। सोफी कुकी लेकर उस बच्चे को धन्यवाद बोलती है। वह मन में सोचती है मुझे सचमुच राहत मिली है कि बच्चों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। मुझे इससे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और यह सब कुछ रॉक्सन की बदौलत है।
तभी ड्यूक की नजर सोफी पे जाती है जो उन्हें ही देख रही होती है। वे सोफी को बाहर आने के लिए इशारा करते हैं। सोफी समझ जाती है और वह बाहर चली जाती है। सोफी ड्यूक से बोलती है, मैंने ये बात कई बार कही है लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद रॉक्सन। बच्चों को इतना खुश देखे मुझे बहुत समय हो गया है। ड्यूक बोलते हैं, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। वे दोनों ऐसे ही चलते हुए बात कर रहे होते हैं। सोफी बोलती है, रॉक्सन ने एक दोस्त के रूप में मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं उनको एहसान कैसे चुका सकती हूँ। ड्यूक पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वे अचानक ही उसकी तरफ देखकर बोलते, सोफी क्या आप सचमुच मानते हैं मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की है क्योंकि हम दोस्त हैं? सोफी कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ ड्यूक को देखती है। ड्यूक भी सोफी के बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सोफी कुछ नहीं बोलती है। ड्यूक अपने हाथ सोफी की तरफ बढ़ाकर बोलते हैं, कोई भी आदमी बिना किसी कारण के किसी भी औरत की मदद नहीं करता है। सोफी भी अपने हाथ ड्यूक के हाथ में रख देती है। ड्यूक सोफी के हाथों पर किस करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारा सब कुछ बनना चाहता हूँ सोफी। ये सुनकर सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। वह मन में सोचते, मुझे शुरू से ही उसकी भावनाओं का पता था और मैं अपने दिल की बात भी अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन यह सोचकर सोफी अपने हाथ ड्यूक के हाथों से हटाते हुए बोलती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। सोफी सोचती, साम्राज्य की जननी, मुझे उसी जीवन की रक्षा करनी है, इसके अलावा मेरा कोई महत्व नहीं है। सोफी सोच ही रही होती तभी उसे ड्यूक की आवाज आती है जो बोलते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे लिए सोफी, महारानी के लिए नहीं। सोफी ड्यूक की तरफ देखकर सोचते, क्या उसने मेरा दिल पढ़ लिया? ड्यूक बोलते, तुम चाहे जिस भी रूप में रहो मैं तुम्हें हमेशा प्रिय मानूंगा सोफी, यही मेरी इच्छा और यही मेरी स्वतंत्रता है, इसलिए कृपया मुझे दूर मत ढकेले। सोफी ध्यान से ड्यूक की बातें सुन रही होती है। सीन सोफी के कमरे का होता है। टेबल पे बहुत सारी किताबें पड़ी होती है। बैठी बोलती, महाराज आजकल आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे, आप तो कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। सोफी बोलती, मैं ठीक हूँ। सोफी मन में सोचते, बेशक ये मुश्किल है, लेकिन अगर मैं बस यही चुपचाप बैठी रहूँ। वह कल रात की बातें सोच रही होती है। मैं उस पल के बारे में सोचती रहती हूँ। एक नौकरानी आकर बोलती है, महाराज विस्काउंट स्वानी आपसे मिलने आई हैं। सोफी बोलती है, विस्काउंटेस स्वानी? ये सुनकर सोफी विस्काउंटेस के पास जाती है। सोफी को देखकर विस्काउंटेस बोलती है, आप कैसी है महाराज? सोफी बोलती है, काफी समय हो गया विस्काउंटेस, हमें बताया जाता है विस्काउंटेस स्वानी हंस है। विस्काउंटेस बोलती है, एक बूढ़ी औरत के अनुरोध को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद, मैंने आपसे मिलने के लिए यही कारण कहा था। सोफी डॉक्यूमेंट देखते हुए बोलती है, आप इतनी बड़ी रकम दान कर रहे हैं? विस्काउंटेस बोलती है, एक बूढ़ी औरत इतनी सारी दौलत का क्या करेगी, खबर में इसका कोई काम नहीं है। ये सुनकर सोफी कहती है, ऐसा मत कहिए। विस्काउंटेस हंसते हुए बोलती है, ये सच है, मुझे महाराज के प्रति आभारी होने का एक विशेष कारण है। सोफी बोलती है, आभारी होने का कोई कारण? विस्काउंटेस बोलती है, मेरे लिए रेवन पैलेस का खास महत्व है, यहीं पर मैंने अंत तक दिव्यांगत महारानी की सेवा की। सोफी सोचती है, ये उसी समय से होगा जब टीटी रेवन पैलेस पर अपना दावा करने की कोशिश कर रही थी। सोफी बोलती है, ये तो स्वाभाविक था कि मैं किसी और को उस महल का उपयोग नहीं करने दे सकती थी। विस्काउंटेस बोलती है, जो लोग बिना सोचे समझे ऊंचे पदों की लालसा रखते हैं, एक दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, महाराज मैं सदा आपके साथ रहूंगी। सोफी बोलती है, फिर भी लेकिन इतनी बड़ी रकम, इससे साम्राज्य के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। विस्काउंटेस बोलते, दुर्भाग्यवश ऐसे लगता है कि महामहिम को आपके द्वारा आयोजित किए जा रहे धर्म के कार्य बहुत पसंद नहीं है। सोफी बोलती है, हाँ मुझे भी चिंता होती है, फिलहाल हम दान पे निर्भर है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि औपचारिक बचत के बिना हम कितने समय तक टिक पाएंगे। विस्काउंटेस बोलती है, लेकिन क्या सचमुच आपको महामहिम की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी? आपको जितना एहसास है उससे कई अधिक प्रभाव आपके पास है। सोफी सोचती है, ये क्या है? ऐसा लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से मियस को कमजोर कर रही है, या सिर्फ क्या मैं कल्पना कर रही हूँ? विस्काउंटेस बोलती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, आपके समय के लिए धन्यवाद महाराज। अभी रेमोडी दरवाजे पे आ जाती है। कुछ बोलती है, इससे पहले उसकी नजर विस्काउंटेस पे पड़ जाती है, जिसे देखकर डर जाती है, जल्दी से गेट के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन सोफी ने उसे ऐसा करते देख लिया होता है। सोफी सोचते, लेडी रेमोडी उसने विस्काउंटेस स्वानी से दूरी क्यों बनाई? विस्काउंटेस के जाने के बाद रेमोडी सोफी के पास आकर बोलती है, क्या आपकी बातचीत अच्छी रही? सोफी बोलती है, हाँ, लेकिन लेडी रेमोडी क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? रेमोडी सोफी की तरफ देखते हुए बोलती है, माफ कीजिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। सोफी बोलते है, मैंने आपको अभी देखा विस्काउंटेस स्वानी से बचते हुए, मुझे हैरानी है कि क्या कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आपने मुझे नहीं बताया है। ये सुन के रेमोडी घबरा रही होती है। वे जल्दी से सोफी के सामने घुटने के बल बैठ के माफी मांगती है। सच तो यह है कि ड्यूक के बारे में कुछ है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। सोफी बोलती, मुझे बताइए। रेमोडी बोलती, जब अफवाह फैले कि यंग ड्यूक ने अपने राज्य में बीमारी फैलाने के लिए राक्षस को बुलाया है, मैंने भी उनकी बात पर विश्वास किया था जब तक मुझे मेरी माँ से सच्चाई नहीं पता चली। सोफी बोलती, सच्चाई? रेमोडी बोलती, मेरी माँ ने भी वही छिपा हुआ प्रतीक देखा, दिव्यांगत महारानी वियर्नेल के महल के तहखाने में ड्यूक के कमरे में पाया गया था, वह रहस्यमय चिन्ह। सोफी बोलती, तो क्या? रेमोडी बोलती, ये अफवाह दिव्यांगत महारानी ने फैलाई थी, यह सब लाल राजा के उत्तराधिकारी को सत्ता से हटाने की साजिश थी। अगले दिन जब मैं उस जगह लौटी, मैंने विस्काउंटेस स्वानी को महारानी के महल से निकलते हुए देखा। तहखाना पूरी तरह से खाली था, मानो किसी ने
जल्दबाजी में सब कुछ हटा दिया हो। वहाँ विस्काउंट स्वानी ही रही होगी जिसने सारा सबूत नष्ट किया होगा। सोफी को समझ आ जाता है क्यों लेडी रेमोडी विस्काउंटेस से बच रही थी। रेमोडी बोलती है मेरी माँ और मेरे पास जीवित रहने के लिए इस रहस्य को छुपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसका खुलासा भी किया। सोफी बोलती है मैं समझ गई, खड़ी हो जाओ। सोफी सोचती दिव्यांगत महारानी ने ऐसी योजना क्यों बनाई। इसके बिना भी युवराज के रूप में डैमियो सम्राट बन सकता था। और जो मैंने अभी जाना, मुझे लगता है कि मुझे रॉक्सन से दूरी बना लेनी चाहिए। आखिरकार वह दिव्यांगत महारानी के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार थे। हालांकि अब विस्काउंटेस स्वानी को रॉक्सन की तुलना में डैमियोस से अधिक नापसंद प्रतीत होती हैं। ऐसा क्यों है? जरूर कोई बात है जो मुझे पता नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। दूसरी तरफ टीटी के कमरे में एक आदमी चाय पी रहा होता है। टीटी कमरे में आते हुए बोलती है आप यहाँ हैं, और वह दरवाजा बंद कर देती है। वह आदमी बोलते है जी हाँ नमस्कार, आज आप बहुत प्यारी लग रही है। टीटी उस आदमी के हाथों को ध्यान से देख रही होती है। टीटी तो काले सांप को देख रही होती है जो उस आदमी के कपड़े से निकला होता है। वह आदमी टीटी को बैठने के लिए बोलता है। वह हंसते हुए बोलता है सम्राट के साथ सब कैसा चल रहा है। टीटी बोलती है वह मुझ पर पूरी तरह मोहित है, हालांकि आजकल चिड़चिड़ा रहने लगा है। वह हंसते हुए बोलती है बेशक ये महारानी की वजह से है। वह आदमी टीटी को ध्यान देने के लिए बोल रहा था। अगर आप शाही उत्तराधिकारी को जन्म नहीं देती हैं तो सब कुछ बेकार है। टीटी बोलती चिंता मत करो, मैं महारानी से पहले बच्चे को जन्म दूंगी। वह आदमी हंसते हुए बोलते हाँ, जब आप एक बार सम्राट के बच्चे को जन्म देती हैं आपका दावा कानूनी होगा। टीटी याद करती है जब वह गली में फूल बेच रही होती है तभी उसकी मुलाकात उस आदमी से हो जाती है। वह आदमी टीटी को देखकर बोलता है कितना प्यारा बच्चा है, इतने चमकदार बाल यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या आप सम्राट की पत्नी बनना चाहेंगी? मेरे साथ आओ मेरी खूबसूरत सफेद हिरन। टीटी उस आदमी के बगल में बैठ जाती है। वह अपने हाथों का ग्लव्स निकालते हुए बोलता है आसमान में बहुत बादल छा गए हैं। वह अपने हाथ टीटी की उस जगह पे रखता है जहाँ पे एम्परर का नाम लिखा होता है। जादू करता है जिससे एम्परर का नाम और भी गहरा दिखने लगता है। टीटी सोचते महीने में एक बार नाम उकेरने का जादू, इससे दर्द होता है लेकिन ये रोमांचकारी भी है। तो आदमी हंसते बोलते हो गया। टीटी उससे धन्यवाद बोलती है। वह ईवल से स्माइल करते हुए बोलते मैं सम्राट के बच्चों को जन्म दूंगी और आखिरकार वास्तविकता बन जाऊंगी। वे आदमी बोलते ये एक बेहतर सोच है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे जैसे जानवर पसंद है जो अपनी इच्छाओं के प्रति सच्चे हो। अब सम्राट के पास जाओ, तुम्हारे नाम की शक्ति इस समय अपने चरम पर है। टीटी बोलती है जी हाँ मास्टर ब्लेयर। सीन पास्ट का होता है। टीटी अपने कमरे में जा रही होती है, तभी टीटी को एक गंध आती है। तभी टीटी का पैर किसी चीज से छूता है। वह बोलती है योर मैजेस्टी, लेकिन उस चीज के टकराने की वजह से टीटी गिर जाती है जिसकी वजह से उसके हाथों में खून लग जाता है। जब वह खिड़की पे से पर्दा हटाती है तो उसकी नजर हिरन की लाश पर जाती है। जब रोशनी पूरे कमरे में फैलती है तब वह ये देख के हैरान हो जाती है कमरे में जानवरों की लाशें और खून बिखरा होता है, जिसे देख कर वह डरते हुए बोलती है ये क्या है। एम्परर एक कोने में बैठकर बड़बड़ा रहे होते हैं। किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनकर टीटी डर जाती है। उसकी नजर एम्परर पे जाती है जो बोल रहे होते मैंने नहीं किया। वह कांप रहे होते हैं और उनके शरीर पे खून लगा होता है और उनका एक हाथ भेड़ी में बदल गया होता है जो खून से लथपथ होता है। टीटी बोलती है योर मैजेस्टी क्या आप ठीक है, आपको क्या हुआ? टीटी की आवाज सुन के एम्परर चिल्लाते हुए बोलते मैंने नहीं किया। टीटी सोचती है कि उसे डांट पड़ने का डर है। वह अपने होठों को दबाती है। वह उसे गले लगाकर बोलती है बिल्कुल योर मैजेस्टी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एम्परर जो कांप रहे होते हैं, एम्परर टीटी के गले लगे हुए होते हैं। टीटी बोलती है और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। सीन अनाथालय पे जाता है जहाँ पे काम हो रहा होता है। सोफी सोचती है ये राहत की बात है, गर्मी से पहले अनाथालय का काम पूरा कर लेंगे। ड्यूक आते हुए बोलते सोफी आप यहाँ हैं। सोफी ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते इस बात को अरसा हो गया है। सोफी को ड्यूक को देखकर उसे उस दिन की बातें आ जाती है जब ड्यूक ने बोला था मैं तुम्हारा सब कुछ बनना चाहता हूँ सोफी। उस दिन के बाद मैं लगातार तुमसे बचने की कोशिश कर रही हूँ। सोफी बोलती खैर मेरे पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया था। ड्यूक हंसते बोलते अच्छा ऐसा है। सोफी जेब में से ड्यूक को टेरिटरी पार्टी का निमंत्रण देते हुए बोलती है मैं इसे आपको खुद देना चाहती थी। ड्यूक सोफी को धन्यवाद बोलते हैं। सोफी से पार्टनर बनने के लिए पूछते हैं। ये सुनकर सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। वो बोलती पार्टनर। ड्यूक बोलते हैं क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी? सोफी बोलती अरे नहीं, मैं तो आपका पार्टनर बनना चाहती हूँ। सोफी अपने चेहरे पे हाथ रखकर सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी घबराई हुई हूँ। ड्यूक सोफी की ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं सोफी आपको अंदाजा भी नहीं है कि जब आप इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है। वह उसके कानों के पास जाकर बोलते हैं इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। ड्यूक के इतने करीब होने की वजह से सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। ड्यूक बोलते तब मैं उस दिन आपको लेने आऊंगा। सोफी सोचते उसके होठ मेरे होठों से छू गए, ये अचानक हुआ था। सोफी बोलती हाँ फिर मिलते हैं। सीन पार्टी वाले दिन का होता है। सोफी सोचते मुझे पार्टी ड्रेस पहने हुए काफी समय हो गया है, भले ये रॉक्सन ने मुझे अजीब नहीं लग रहा है। हम देखते हैं ड्यूक जो बेहद ही हैंडसम दिख रहे होते हैं। सोफी आते हुए बोलते रॉक्सन। ड्यूक बोलते सोफी। सोफी बोलती आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सोफी मन में सोचते क्या ये अजीब लग रहा है। सोफी को देख के ड्यूक का चेहरा लाल हो गया होता है। वह बोलते हैं मैं माफी मांगता हूँ, ये अधिक आश्चर्यजनक है नहीं, मेरी कल्पना से परे, मैं पल भर के लिए सम्मोहित हो गया था। सोफी जो नीले ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत दिख रही होती है वह बोलती है क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? बोलते है बिल्कुल, मैंने ड्रेस का चुनाव बहुत ही अच्छा किया है। सोफी बोलते मुझे खुशी है कि मैंने ड्रेस कोड नीले रखा। तुम नीले रंग में बहुत ही अच्छे लग रहे हो।
सच में ये मेरी भी पसंदीदा है, हमें बहुत कुछ एक जैसा है। सोफी ड्यूक का हाथ पकड़ के पार्टी हॉल के अंदर आती है। सभी लोग बोलते हुए दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं। सभी लोग ड्यूक और सोफी की तारीफ कर रहे होते हैं। सोफी वाइन का ग्लास ऊपर करते हुए बोलती है, आज रात यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है कि ये दया की ये लो सर्दी को पिघला देगी और दुर्भाग्य को जलाकर राख कर दे। अलता की लो को सलाम। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी उनकी नजर एम्परर और टीटी पे पड़ती है। एम्परर को यहाँ देखकर सोफी सोचती है, डेमियोस। वहाँ का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। सोफी वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए सोचते सभी लोग जानते हैं कि डेमियोस ने चैरिटी के काम में बाधा डालने की कोशिश की थी, इसलिए ये स्वाभाविक ही है। एम्परर बोलते माहौल अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और ही जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। टीटी बोलती बिल्कुल नहीं महाराज, साम्राज्य की हर चीज आपकी है, कोई भी जगह आपका स्वागत करने से इनकार नहीं करेगी। ड्यूक बोलते योर मैजेस्टी, ये पार्टी केवल दान दत्ताओं के लिए है। एम्परर कुछ नहीं बोलते हैं। वे सोफी की तरफ चेक बढ़ाते हुए बोलते हैं, तब मैं खुद दान करूंगा। ड्यूक की तरफ देखकर हंसते हुए बोलते हैं, क्या मेरा रुकना यहाँ ठीक रहेगा? गुस्से से एम्परर को देख रहे होते हैं। सोफी सोचते मुझे स्थिति बिगड़ने से पहले संभालनी होगी। एम्परर से चेक लेते हुए उन्हें धन्यवाद बोलती है। आज कृपया अपने साथी के साथ पार्टी का आनंद लें। ये बोलकर सोफी वहाँ से जा रही होती है। एम्परर सोफी को जाता देख गुस्से से बोलते नहीं। सोफी का हाथ पकड़ कर बोलते, मैं महारानी से मिलने आया था क्योंकि मैंने उचित कीमत दी है, मुझे अपना समय दीजिए। ये कहते हुए एम्परर हंस रहे होते हैं। एम्परर के ऐसा करने की वजह से सोफी हैरान हो जाती है। टीटी बोलती है, और मैजेस्टी आपका इससे क्या मतलब है? एम्परर कोई जवाब नहीं देते हैं। सोफी बोलती, समय मेरे लिए कोई वस्तु नहीं है, अगर आप इस तरह दान की बातें करें तो मुझे मना करना पड़ेगा, मैं चेक वापस कर दूंगी। एम्परर गुस्से से बोलते हैं, आपके लिए ऐसा व्यवहार करना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, अगर आप यहाँ किसी तरह परेशानी नहीं चाहते तो ठीक है। ड्यूक एम्परर को रुकने के लिए बोलते हैं। एम्परर बोलते हैं, क्या अब आप सम्राट को रुकने का आदेश दे रहे हैं? सभी लोगों की नजर उन्हीं पे होती है। सोफी सोचती है दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, मुझे इसे रोकना होगा। सोफी ड्यूक को कुछ कहने से रोक देती है, मैं अभी वापस आती हूँ। सोफी एम्परर के पास चली जाती है। एम्परर जो ड्यूक को घूर रहे होते हैं। टीटी बोलती है, योर मैजेस्टी, मैं तो। ड्यूक टीटी को वहीं पे इंतजार करने के लिए बोलते हैं और उसका हाथ झटक देते हैं, जिसकी वजह से टीटी को शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। सोफी और एम्परर छत पर आ जाते हैं। एम्परर बोलते हैं, सचमुच महारानी से एक शब्द बोलना भी बहुत मुश्किल है, क्या ये शादीशुदा जोड़ों के लिए अजीब नहीं है? सोफी एम्परर से बोलती है, आप क्या कहना चाहते हैं? एम्परर बोलते हैं, आप काफी जल्दबाजी में लग रही हैं, जैसे कोई शिकार भागने की कोशिश कर रहा हो। वे बोलती है, क्या आप मुझे शिकार की तरह समझते हैं, योर मैजेस्टी? एम्परर बोलते हैं, सच्चाई से बोले तो मुझे महारानी के लिए खेद है। सोफी बोलती है, खेद? एम्परर बोलते हैं, मेरा मतलब है कि निराशा, इतना ज्यादा कि मैं अपना दिमाग खो सकता हूँ। मैंने महारानी मेरे प्रति खुले दिल से व्यवहार करने का लंबे समय से इंतजार किया है। महारानी ने एक बेतुकी संस्था का गठन किया है और उसे चलाया है, तभी मैं समझ गया था। लेकिन क्या महारानी ने कभी भी मुझसे खुलकर अपने दिल की बात कही है? एक बार भी? सोफी सोचती है कि ऐसी बात जो आक्रोश, घृणा और प्रेम से भरी हुई है। डेमियोस इतने समय से मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे परेशान कर रहा है। सोफी बोलती, मैंने एक बार अपना दिल खोला था, बहुत समय पहले की बात है। एम्परर बोलते, मुझे अतीत याद ही नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी तो वर्तमान है। सोफी बोलती है, लेकिन मैंने जो अतीत बनाया वह भी जरूरी है, इसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। और मैजेस्टी, आपने मेरा दिल जीतने के लिए साम्राज्य की जनता को मौत के घाट उतारने की कोशिश की। साम्राज्य के शासक के रूप में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एम्परर बोलते, नहीं, बात वो नहीं है, मैंने महारानी के हित में उस दान संगठन का विरोध किया। सोफी बोलती, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जब लोग ठंड से मर रहे थे तब तुमने पिछले साल का फंड छीन लिया और कहते हो कि ये मेरे लिए था। ज्यादातर जानवर अपने शरीर से बाल झाड़ते हैं, सर्दी में ठंड से मरने वाले लोग बेकार के फर के झड़ने के समान होते हैं। आवश्यकता से अधिक धन हो जाने वाले निम्न वर्ग उच्च वर्गों को हानि पहुंचाते हैं, वे प्राकृतिक तंत्र को नष्ट कर देते हैं। यह सुन के सोफी हैरान हो जाती है। वो बोलती, जी हाँ, जैसे कि और मैजेस्टी ने कहा, जीतने और हारने वाले, खाने और खाए जाने का रिश्ता प्रकृति का मार्ग है। एम्परर अपना हाथ सोफी की तरफ बढ़ाते हुए बोलते हैं, अब जाके तुम्हें मेरी बात समझ आई तो इस दान की संस्था को एक निजी संगठन ही रहने दो। ये सुनकर सोफी एम्परर का हाथ झटक देती है। वह बोलती है, अगर आपके शासन में रहने वाले लोग जानवर है तो बात अलग है, मैं साम्राज्य के लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करूंगी। ये सुन के एम्परर के पास कोई शब्द नहीं होता है। सोफी वहाँ से जाते हुए एम्परर की तरफ देखकर बोलती है, योर मैजेस्टी, अब मैं आपके सामने अपने दिल की बात नहीं खोलूंगी। ये बोलकर सोफी गेट बंद कर देती है। सोफी पार्टी हॉल की तरफ बढ़ रही होती है। सोफी ड्यूक से बोलती है, आप यहीं पे इंतजार कर रहे थे? ड्यूक सोफी की उंगली पकड़ते हुए बोलते, सोफी तुम्हें ठंड लग रही है। सोफी जाते हुए बोलती, मुझे आराम करना चाहिए, क्या आप मेरे लिए चमेली की चाय ला सकते हैं? ड्यूक बोलते, मैं समझ गया, और वहाँ से चाय लेने चले जाते हैं। सोफी कमरे में ड्यूक का इंतजार कर रही होती है। ड्यूक चाय लेकर आ जाते हैं। सोफी उन्हें धन्यवाद बोलती है। ड्यूक कुर्सी पे बैठते हुए बोलते हैं, सच कहूँ तो पहले ये खतरनाक था। सोफी चाय का कप उठाते हुए बोलती, क्या था? ड्यूक बोलते, जब आपने चमेली की चाय मांगी और कहा कि आप आराम करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे तुम पहले की तरह ही कमरे में आने का न्योता मांग रही हो। सोफी कुछ बोल नहीं पाती है। वे कुर्सी से उठते हुए बोलती है, अचानक थोड़ी गर्मी लग रही है। जाकर वह खिड़की खोल देती है। आसमान में चांद बेहद ही खूबसूरत दिख रहा होता है और हवा सोफी के चेहरे को छूकर जाती है। ड्यूक अपने हाथ खिड़की पर रखते हुए बोलते, ध्यान से
इन दिनों खतरनाक अफवाहें फैल रही हैं। खिड़की को बहुत ज्यादा खोलना अच्छा विचार नहीं है। सोफी ड्यूक को देखकर बोलती है खतरनाक अफवाहें। ड्यूक बोलते हैं शाही जंगल और बगीचे में एक के बाद एक जानवरों के शव मिले हैं। चोटों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई खतरनाक शिकारी जानवर आसपास घूम रहा है। यह सुनकर सोफी हैरान होते हुए बोलती है अब याद आया, मैंने इस बारे में बेटी से सुना था। साम्राज्य के लिए महल परिसर के अंदर इतने सारे जानवर को मारने में सक्षम शिकारी को रखना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? ड्यूक बोलते हो सकता है किसी ने जानबूझकर उस शिकारी जानवर को छोड़ा हो। शायद ये एक ऐसे पशु मानव का काम है जिसने अपना नियंत्रण खो दिया हो। सोफी सोचती है बिल्कुल सही, शिकारी जानवर बेमतलब शिकार नहीं करते हैं। ये निशान एक जैसे हैं, तो ये मुमकिन एक अकेला शिकारी होगा, ना कि झुंड। जैसे कि रुखसर ने कहा, यह किसी ऐसे पशु मानव का काम है जिसने अपना होश खो दिया हो। बेहद ही खतरनाक। सोफी के मन में केवल एक ही पशु मानव आता है जो कि एम्परर होते हैं। सोफी बोलती है अपराधी जल्दी ही पकड़ा जाना चाहिए। ड्यूक सोफी के कंधे को पकड़ते हुए बोलते हैं मैं इस मामले में हर तरह से जांच करूंगा, कृपया चिंता न करें। अगर तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर कोई परछाई पड़ जाए तो मुझे बुरा लगेगा। सोफी ये सुन के सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। वह बोलती है रॉक्सैन दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। सोफी बोलते मैंने लेडी रेमोडी से सब कुछ सुना। ड्यूक बोलते अच्छा ऐसा है। सोफी बोलते मुझे खेद है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। ड्यूक बोलते मुझे पहले से ही शक था, लेकिन मेरा शक सही निकला। मेरी काया पलट दिव्यांगत महारानी ने की थी। सोफी बोलते क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे शिकार पर जाने के लिए मजबूर होना पड़े और ये आदेश भी उसी का था? ड्यूक बोलते ये उसका एक हिस्सा था, लेकिन अन्य मुद्दे भी थे। सोफी बोलती अन्य मुद्दे? ड्यूक बोलते सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सोफी सोचते हुए मुझसे छुपा रहा है, क्या हो सकता है? सीन चेंज होकर सोफी के कमरे को होता है। वह बेड पे सो रही होती है, तभी किसी चीज की आवाज की वजह से वो उठ जाती है। उसकी नजर खिड़की पे जाती है, वहाँ पे लोमड़ी होती है। वह खिड़की खोलते हुए सोचते हुए कोई जानवर रो रहा है। जब वह खिड़की खोलकर देखते हैं तो उसके सामने वो छोटी सी प्यारी सी लोमड़ी होती है। सोफी उस लोमड़ी को पकड़ते हुए बोलती है तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हारा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरे साथ आओ। तभी वो लोमड़ी जल्दी से सोफी के हाथ से उतर जाती है और दीवार के पीछे जाके छुप जाती है। सोफी बोलती है तुम क्यों हो? हम देखते दीवार के पीछे से एक आदमी का पैर निकलता है। आदमी सोफी के सामने आके खड़ा हो जाता है। सोफी उसे देख कर घबराते हुए सोचती है एटलस। वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एटलस सोफी से माफी मांगता है। सोफी बोलती है आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं? क्या लोमड़ी होने का नाटक करते हुए सबको धोखा देने के लिए? एटलस बोलता है यही एकमात्र रास्ता था एम्प्रेस, यही एक तरीका था जिससे मैं अपनी सच्ची भावनाओं को आप तक पहुंचा सकता था। सोफी ठंडे स्वर में बोलती है मुझे क्लाउड परिवार के दूसरे बेटे से कोई सच्ची भावना प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एटलस घबरा जाता है। मन में सोचता मुझे क्या करना चाहिए। वह बहुत गुस्से में लग रही है। वह बोलता है एम्प्रेस मैंने शुरू से ही आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। उस समय मैं केवल जानवर का ही रूप धारण करता था। अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए बोलते मुझे जन्म से एक बीमारी है, दुर्लभ बीमारी जो मुझे बड़ा होने पर भी पशु मानव में परिवर्तन होने से रोकती है। सोफी बोलती है इसलिए? एटलस सोफी के सामने बैठते हुए बोलता है आप ही ने मुझे मुक्ति दिलाई है, अगर तुम ना होते तो मैं नहीं बदल पाता। ये सुनकर सोफी बोलती तुम्हारे इससे क्या मतलब है? एटलस बोलते मैं किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो सका, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे छुआ मैं एक पशु मानव में परिवर्तित होने में सफल हो गया। सोफी याद करती है उस दिन को जब वह पहली बार उस लिटिल फॉक्स से मिली थी। वह उसके सर को छूती है। एटलस बोलता है तारा के सितारे के रूप में आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी। सोफी बोलते मुझ में ऐसी क्षमता नहीं है, ये महज एक संयोग होगा। एटलस बोलता है नहीं, अगर महारानी नहीं होती तो ये मुमकिन नहीं होता। सोफी को एटलस की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन एटलस सोफी को अपनी बातों पे बार बार विश्वास दिला रहा होता है। जब मैंने तुम्हें दोबारा छुआ तो मैं रूप बदलने में सफल हुआ। सोफी उसकी बातें सुनकर परेशान हो रही होती है। एटलस बोलता है अगर महारानी आप ना होते तो मुझे अपना पूरा जीवन लोमड़ी बनकर बिताना पड़ता, कृपया मुझसे मुंह मत मोड़े। सोफी एटलस की बातें सुनकर सोचती है अगर मैं रूप बदलने वाले बड़े आदमी के रूप में उसे छूती तो ये बहुत ही परेशान करने वाला होता, लेकिन अगर वह लोमड़ी के रूप में रहेगा तो ठीक रहेगा। सोफी बोलती कितने संपर्क की आवश्यकता है। ये सुनकर एटलस खुश होते हुए बोलता है सबसे पहले मुझे ये कोशिश करके देखना होगा कि एक बार संपर्क होने के बाद इसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा। ये क्षेत्र और संपर्क के अंग के आधार पर अलग होता है। ये सुनकर सोफी बोलती एक बात तो निश्चित है, तुम्हें केवल तभी छूंगी जब तुम लोमड़ी के रूप में होगे। एटलस मान जाता है। सोफी उसे खड़ा होने के लिए बोलती है। एटलस बोलता है मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। सोफी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, याद रखना मैं तुम्हारी देखभाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। वह खिड़की के बाहर देखते हुए बोलती सूरज निकल चुका है, मैं क्लाउड परिवार को बाद में संदेश भेजूंगी, इसलिए को जल्दी वापस जाना चाहिए। अगर आप उस कपड़े में किसी भी अधिकारी से मिलते हैं तो वह गलतफहमी पाल सकते हैं। एटलस सोफी को धन्यवाद बोलकर खिड़की से कूदकर चला जाता है। सोफी उसको जाते देख राहत की सांस लेती है। सोचती सच में मुझे संदेह है कि सब ठीक होगा या नहीं। एटलस सोफी के कमरे से बाहर आ गया होता है। वह वहाँ से जाते हुए सोचता है एम्प्रेस मुझे माफ करना झूठ बोलने के लिए, लेकिन वह याद करता है जब ड्यूक अपने हाथ उसे छूने के लिए बढ़ाते हैं जब वो लोमड़ी था। वह ड्यूक के औरे की वजह से घबरा गया होता है। मैंने अपना पूरा जीवन एक जानवर के रूप में बिताया, इसलिए मेरे पास एक ऐसी क्षमता है जिसके बारे में दूसरों को नहीं पता है, यानी वो आंखें जो उस जानवर जैसे दिखने वाले इंसान के असली स्वभाव को पढ़ सकती है। वह बिल्कुल वैसा ही आदर्श आदमी था जिससे मुझे लंबे समय से तलाश थी। आदर्श आदमी के सामने
स्वरूप आपको ऐसे दिव्य राक्षस से दूर ले जाने के लिए आपसे संपर्क करने का यही एकमात्र तरीका था, तो कृपया मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दें। महारानी ये सोचकर वह अपने सर को ढक लेता है और वहाँ से चला जाता है। सीन कुछ देर बाद एम्परर की तरफ होता है। सोफी कमरे में आते हुए बोलते तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए हो? एम्परर बोलते आपको बेहतर पता होना चाहिए महारानी। एम्परर नए विभाग की स्थापना की स्वीकृति के कागज दिखाते हुए बोलते ये क्या है? सोफी बोलती ये बिल्कुल वैसा जैसा आप देख रहे हैं। मैं कानूनी तौर पर दान विभाग की स्थापना करने का इरादा रखती हूँ, जो वर्तमान में निजी संगठन के रूप में एक नए शाही विभाग के रूप में काम करेगा। एम्परर हंसते बोलते हाँ, किसका अधिकार है? ये सुन के सोफी एम्परर के पास आते हुए बोलती है पशु राज्य की एम्प्रेस के रूप में और एस्तर का तारा मैं खुद के अधिकारों के तहत तुमने मुझे बताया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं चला। साम्राज्य के अंदर एस्तर के तारे के रूप में खास कानून माना जाता है। ये सुन के एम्परर को गुस्सा आने लगता है। वह आगे बोलती है ऐसा कानून ये है कि महारानी सम्राट की सहमति के बिना भी विभाग बना सकती है। वह सोचती है अगर लेडी सोनी ने इसका संकेत न दिया होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता। वह बोलती है आपने मुझे विशेष कानून के बारे में सूचित नहीं किया। एम्परर बोलते आपको ये जानने की जरूरत नहीं थी। थोड़े गुस्से से बोलती है और ये फैसला कौन करता है? बोलते आप आवेदन तुरंत वापस ले, भले ही दान विभाग को शाही कार्य का हिस्सा बना दिया जाए, इसे कभी भी पर्याप्त बजट नहीं मिलेगा। सोफी बोलती नहीं, महारानी के रूप में नए विभाग को स्वतंत्र बजट अधिकार का समर्थन करती हूँ। शाही परिवार के 2 वोट हैं, फिर मार्केस रैंक या उससे ऊपर 3 कुलीन व्यक्ति का समर्थन पत्र सम्राट की सहमति के बिना स्वतंत्र बजट अधिकार की स्थापना कर सकती हूँ। एम्परर बोलते आपने विशेष कानून को अच्छी तरह याद कर लिया, लेकिन अपना समय मत बर्बाद करो। को क्या लगता है कि मार्केस या उससे ऊपर पद वाले कुलीन लोग आपका साथ देंगे? अभी शाही परिवार से 2 वोट की जरूरत होगी। तुम्हारे और मेरे अलावा कौन यहाँ है? हंसते हुए बोलते मैं इसे कभी मंजूर नहीं करूंगा, लाखों सालों में भी नहीं। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आपको शाही परिवार का दूसरा सदस्य कहाँ मिलेगा? फिर बोलती लगता है आप भूल गए हैं, दरअसल हमारे अलावा भी शाही परिवार का एक सदस्य और भी है। मैं एम्परर को ड्यूक के बारे में बोल रही थी, तभी ड्यूक कमरे में आ जाते हैं। एम्परर गुस्से से ड्यूक को देख रहे होते हैं। एम्परर बोलते हैं ड्यूक महारानी के कमरे से बाहर क्यों आ रहे हैं? डॉक्यूमेंट लेके सोफी के बगल में खड़े हो जाते हैं। सोफी बोलती है हम नए विभाग के बारे में बात कर रहे थे, आप ही थे जो अचानक मिलने आए थे। बोलते नए विभाग की चर्चा करी थी, वो भी ड्यूक के साथ। बोलती है क्योंकि ड्यूक चैरिटी विभाग के अध्यक्ष होंगे। सुनकर एम्परर गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलते क्या? ड्यूक बोलते ये स्वतंत्र बजट अधिकार के समर्थन में एक दस्तावेज है। एम्परर बोलते क्लाउड लैपिडोडी। ड्यूक बोलते शाही परिवार के सदस्य के रूप में दान विभाग के लिए स्वतंत्र बजट अधिकार को मंजूरी देता हूँ। सुनकर एम्परर गुस्से से कागज मोड़ देते हैं। बोलते महारानी मुझे धोखा दे रही है, तुम्हें पता है ना? सोफी बोलती है मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मैंने शुरू से ही अलग रास्ता चुना है। एम्परर चिल्लाते बोलते लेकिन ड्यूक क्यों? सोफी बोलती मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को लेकर बेहतर रूप से सहमत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट फेंकते हुए बोलते मैंने महारानी को मुझे स्वीकार करने के लिए समय दिया है, आखिर में तुमने मेरे दिल को धोखा देने का फैसला किया, ये मेरी अवहेलना के अलावा और क्या हो सकता है? वे वहाँ से जाते बोलते नहीं, सब लोगों ने मुझे सम्राट के रूप में नजरअंदाज कर रहे हैं, मुझे इन सब की असली वजह पता है क्योंकि मेरे पास डोरियन सील नहीं है। ये सुनकर सोफी सोचते डोरियन सील सम्राट का प्रतीक और दिव्य शक्ति का पात्र, पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा फिर भी डोमियोस के पास नहीं है। हालांकि अफवाह ये कहती है कि उसने जानबूझकर इसे छुपाया है और डोमियोस ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इतिहास में एकमात्र सम्राट है जिसके पास डोमियोस का मोहर नहीं है, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन गई, इसलिए आप सब मुझे नजरअंदाज करते हैं। सोफी बोलती है मैंने मोहर न होने की वजह से आपसे दूरी नहीं बनाई, इसके अलावा मुझे लगता है कि वह खो गया है। सुनकर अचानक ही एम्परर के सर में दर्द होने लगता है, अपने सर को पकड़ लेते हैं। सोफी उन्हें देख रही होती है। एम्परर सोफी की तरफ देखकर बोलते हैं इस बात पर विश्वास करती है महारानी? इतिहास में ऐसा मामला कभी नहीं हुआ जब किसी सम्राट ने अपनी मोहर खो दी हो। व्यंगट सम्राट ने जानबूझकर इससे मुझे छुपा कर रखा था, सम्राट के रूप में मुझ में यही एक कमी है। सोफी बोलती मोहर हो या ना हो, आप अब भी साम्राज्य के सम्राट हैं। एम्परर बोलते तो फिर महारानी मुझे क्यों अस्वीकार करती है? सोचती है इसलिए नहीं कि तुमने रखेल रखी थी, ना ही इसलिए कि तुमने मेरा गला घोटा था, ये सिर्फ एक ही चीज है। वह बोलती है तुम इस साम्राज्य के नागरिकों को नीच प्राणियों को समान समझते हो, चीजों को मुझसे अलग नजरिए से देखते, बस इतना ही। एम्परर बोलते आप जो भी सोचो मेरा दिल नहीं बदलेगा, भले ही तुमने मुझे चोट पहुंचाई फिर भी तुम मेरे ही हो। सोफी बोलती मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई और भले ही एम्प्रेस हूँ, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलते नहीं, तुम मुझे हमेशा ही दुख पहुंचाती हो, दरिंदे के साथ जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। ड्यूक शांति से एम्परर की बातों को सुन रहे होते हैं, अपने चेहरे पे हाथ रख के बोलते धिक्कार है, फिर से नहीं। सोफी बोलती है एम्परर, लेकिन एम्परर का हाथ भेड़ी में बदल गया होता है। अपना हाथ सोफी को चोट पहुंचाने के लिए उठाता है, लेकिन वह जल्दी से अपने आप को हाथ से ढक लेती है, जिसकी वजह से चोट सोफी के हाथ पे लग जाती है। ड्यूक सोफी को अपनी तरफ करते हुए बोलते सोफी, चिल्लाते हुए बोलते कोई भी जल्दी आओ, महाराज को शाही महल तक वापस ले जाओ जल्दी। एम्परर के जाने के बाद ड्यूक सोफी के हाथों में पट्टी बांध रहे होते हैं। सोफी बोलती है आप बहुत ही कुशल है। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते बिल्कुल। सोफी बोलती है मैंने एक बार फिर आपकी मदद पर भरोसा किया। ड्यूक बोलते ये मत सोचो कि मैं सिर्फ मेरी मदद मिली है, सोफी आपकी बदौलत मुझे एक यादगार वस्तु मिली है। सोफी बोलती क्या ये सच है? लाल राजा द्वारा छोड़ी गई यादगार वस्तु क्या थी? ड्यूक पहले तो शांत होते हैं, फिर बोलते हैं वह एक स्मृति चिन्ह है।
दानवपूर्ण कार्यक्रम की रात को वे सोचते हैं जब शाही राजधानी के नक्शे को राज्य के नक्शे के साथ मिलाते हैं, वो रोबिन और ये दो आंखें प्रतीत होती हैं। पिताजी ने मेरे लिए 2 स्मृति चिन्ह छोड़े हैं। ये सुनहरी आंख का स्थान ये है महारानी के महल का भूमिगत भंडार गृह है। जब मैं वहाँ गया तो वह जगह पूरी तरह से खाली थी। मैंने दीवारों को ठोकना शुरू कर दिया। वहाँ पे मुझे एकमात्र खाली स्थान मिला है। मैंने उस खाली जगह को हाथ की कोनी मार के तोड़ दिया। वहाँ पे एक बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के अंदर भेड़िए की मूर्ति थी और उसके मुंह के अंदर कुछ चमक रहा था। मैंने उस भेड़िए की मूर्ति के मुंह में हाथ डाला। जब मुझे ये मिला तो मैंने अपने हाथ की मुट्ठी खोल कर देखी तो डोरियन प्रतीक चिन्ह तो मुझे उस जगह से मिला। इन प्रेजेंट का होता है ये सोचकर ड्यूक मुस्कुराते हैं। मुझे अभी एक और ढूंढना है, कुछ मिल जाने के बाद मैं समझा दूंगा। वो सोचते क्या वह एक पल के लिए हिचकिचाया। मैं बोलती है मैं समझ गई, मुझे बहुत खुशी है कि को वह यादगार वस्तु मिली। सोफी को धन्यवाद बोलकर वे अपनी जेब में से नक्शा निकाल कर सोफी को दे देते हैं। सोफी नक्शा लेते हुए बोलती है क्या रॉक्सन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद वो पोल्ड वापस लौटेगा। सोचने के बाद वे अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ड्यूक बोलते हैं सोफी क्या कुछ गड़बड़ है। वे नक्शा लेते हुए बोलते हैं क्या आप यादगार वस्तु मिलने के बाद चले जाएंगे। ये सुन के पहले तो ड्यूक की आंखें बड़ी हो जाती, फिर वे अपने आप को शांत करते हैं। सोफी के सामने बैठते हुए बोलते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। सोफी कुछ नहीं बोलती है। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं आप यहाँ हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इन 2 हफ्ते बाद का होता है। सोफी अपने कमरे में काम कर रही होती है। बैटी बोलती है महारानी क्या आपने सुना पूरी राजधानी उत्सव के माहौल में डूबी हुई है। सोफी बोलती है हाँ शुक्र है, जनमत अधिकार सकारात्मक प्रतीत होते हैं। बैटी हंसती बोलती ये तो स्वाभाविक ही है, शाही दरबार द्वारा डांस संगठन को आधिकारिक मान्यता मिलना कितना खुशनुमा अवसर है। हमारी महारानी सचमुच अद्भुत है। सोफी बैटी को ये कहने के लिए धन्यवाद बोलती है। बैटी परेशान होती हुई बोलती है हालांकि इस बात का दुख है कि अब आपको और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये सुनकर सोफी हंसते हुए बोलती है हाँ। तभी दरवाजा खोलकर कैप्टन अंदर आते हुए बोलते हैं महारानी से मिलने आया हूँ। सोफी बोलती स्वागत है कैप्टन। दूसरी तरफ बैटी कैप्टन को देख के उसका चेहरा लाल हो गया होता है। तभी सोफी का ध्यान कैप्टन के हाथों में जाता है। उन्होंने एटलस को अपने साथ लाया होता है जो अभी फॉक्स बना हुआ है। कैप्टन बोलते हैं एटलस मैंने तुमसे कहा था कि अभी इंतजार करो। सोफी बोलती है कोई बात नहीं कैप्टन। कैप्टन बोलता है आप बहुत ही व्यस्त है इसलिए मैं वास्तव में मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे लापरवाह छोटे भाई के लिए थोड़ा समय निकाला। सोफी बोलती है मैं महारानी के रूप में केवल साम्राज्य के नागरिकों की देखभाल कर रही हूँ। तभी उनकी नजर बैटी पे जाती है। सोचती है जब से आप दोनों मिले हैं तब से सब कुछ ठीक चल रहा है, लगता है कि आप दोनों एक साथ खुश हैं। सोफी हंसते हुए बोलती है बैटी आपका इंतजार करिए, कृपया उसके पास जाइए। सुन के कैप्टन हड़बड़ा जाते हुए बोलते क्या। सोफी बोलते वह एक अच्छी इंसान है, मैं उसकी देखभाल करने के लिए आप पर भरोसा रखूंगी। ये सुन के कैप्टन का चेहरा लाल हो जाता है। सोफी एटलस को सोफे पे रख देती है। बोलते बिल्कुल योर मैजेस्टी। वह बैटी के पास चले जाते हैं। सोफी उन दोनों को एक साथ देखकर सोचती है ये दोनों बहुत ही खुश दिख रहे हैं, क्या प्रेमी होने पर ऐसा लगता है। ड्यूक के बारे में सोचकर खुद से बोलती है ऐसा क्यों नहीं करूंगी, आप यहाँ हैं। सोचकर सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। तभी एटलस सोफे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए लोमड़ी की आवाज निकालने लगता है। जाके सोफे पे बैठ जाती है। एटलस के सर को सहलाते हुए सोचती है अब जब मुझे एटलस का असली रूप के बारे में पता चल गया, उसके लोमड़ी रूप में भी छूना मुश्किल है। एटलस जानवर रूप में सोफी को हाथ को अपने चेहरे से छूता है। सोफी सोचती है कितना प्यारा है। एटलस के सर को सहलाने लगती है। सोफी के सहलाने की वजह से एटलस इंसानी रूप में बदलकर बोलते योर मैजेस्टी। सोफी जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और एटलस से थोड़ा दूर होकर बोलती है पिछली बार जब हम मिले थे तब ये परिवर्तन समय तक कायम रहा था। एटलस बोलते मैं 10 दिन बाद लोमड़ी बन गया। सभी वहाँ से जाते हुए बोलते 10 दिन बाद बैठक की योजना बनाते हैं। एटलस कपड़े पहनते हुए बोलते अरे क्या अब अभी जा रहे हैं, शायद हम साथ में 1 कप चाय पी सकते हैं। सभी बोलते क्षमा करें मुझे अपना काम खत्म करना है। एटलस उदास होते हुए बोलता मैं समझ गया, तो फिर हमारी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगा। बोलकर एटलस वहाँ से जा रहा होता है। सोफे से जाता देख सोचती है मुझे अभी तक एटलस नापसंद नहीं है, मुझे ये बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, इस घृणा से कब उभर पाऊंगी, क्या मैं सचमुच ठीक हो सकती हूँ। अगले दिन चैरिटी विभाग का होता है। सोफी ऑफिस के कमरे में जा रही होती है। ड्यूक बोलते तुम यही हो सोफी। सोफी बोलते रॉक्सन तुम जल्दी आ गए। बोलते उपाध्यक्ष होने के नाते यही सही होगा कि मैं सबसे पहले पहुंचूं और अध्यक्ष का इंतजार करूं। ये सुन के सोफी हंस देती है। वह सोचती है लेकिन इसे अपने अंदर दबाकर बहुत ही घुटन भरा लगता है। सोफी बोलती है ये सच है, मुझे आदमियों से घृणा है। सोफी बोलती यही कारण है कि एटलस के साथ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको असहज महसूस हो सकता है। सोचती मुझे इतने कम समय में ये बात साझा नहीं करनी चाहिए। ये आदमियों से घृणा ये कितना अजीब लगता होगा। बोलते तो यही बात आपको परेशान कर रही है, तुम इस समस्या से अकेले ही जूझ रही होगी। ये सुनकर सोफी कुछ नहीं बोल पाती है। सोचती उसकी आंखें सच को दिखाती है। रॉक्सन इस मामलों को लेकर मेरी आलोचना नहीं करता है। ड्यूक बोलती ये सोचकर हैरानी होती कि फॉक्स क्लाउड परिवार का युवा मुखिया। सोफी बोलती हाँ उनका कहना है कि मैं उनकी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ, हालांकि मुझे यकीन है कि ऐसा हो सकता है। ड्यूक बोलते हैं मैं इस बीमारी के बारे में जांच करूंगा जो उसे रूप बदलने से रोक रही है। सोफी ड्यूक को चाय देते हुए धन्यवाद बोलती है। ड्यूक बोलते हैं उसके साथ रहना जरूर असहज होगा। सोफी बोलती जब वह बहुत चालाक होता तो ठीक रहता, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चलता कि वह कब बदल जाएगा। फिर भी मैं उस शाही नागरिक को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो मुझसे मदद मांगने आया हो। ये बोलते हुए सोफी कप को प्लेट में रखती है, लेकिन कप गिर जाता है। इसकी वजह से चाय ड्यूक के कपड़े पे गिर जाती है। सोफी ड्यूक से माफी मांगते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं नौकरानी को बुलाकर आपके लिए कपड़े बदलवा दूंगी, लेकिन ड्यूक सोफी का हाथ पकड़ लेते हैं। सोफी पलट कर ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक बोलते है सोफी
उसका हाथ अपने सीने पे रखते हुए बोलते हैं मेरे बारे में क्या? सोफी मन में सोचती मुझे पहले से ही इसका आभास था, लेकिन रॉक्सन के साथ। सोफी बोलती मैं ठीक महसूस कर रही हूँ थोड़ा सा। ड्यूक बोलते ये तो राहत की बात है, तो क्या मैं आपकी इस घृणा को दूर करने में मदद कर सकता हूँ? सोफी बोलती है मदद कैसे? ड्यूक बोलते मुझे अपना अभ्यास साथी बनाकर मेरे प्रति कम घृणा महसूस करेंगी। सोफी बोलती है अभ्यास पार्टनर? ड्यूक सोफी के बालों को कान के पीछे करते हैं, उसके हाथ को अपने सीने पे रखते हुए बोलते हैं धीरे धीरे कोशिश करो, अगर तुम्हें सहज लगे तो मुझे और छुओ। ड्यूक ने सोफी के हाथों को पकड़ लिया होता है। ड्यूक को छूने की वजह से सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। वह सोचती है ये कितना गर्म है। ड्यूक सोफी को देख रहे होते हैं। सोफी सोचती है ये एहसास अजीब है। सोफी अपना सर उठा के ड्यूक के चेहरे को देखती है। उससे बोलती है मैं खुद को रोक नहीं सकती। ड्यूक सोफी की तरफ झुकते हैं और वह सोफी के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गए होते हैं। ड्यूक सोफी को किस करने वाले होते हैं। सोफी को चिल्लाते हुए बोलते हैं योर मैजेस्टी, जिस वजह से उन दोनों का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। सोफी सोचती है आवाज लेडी रेमोडी। रेमोडी बोलती है मुझे अचानक आने के लिए माफ करना योर मैजेस्टी। सोफी बोलती है आखिर किस वजह से आप दान विभाग तक आए हैं। रेमोडी बोलती है मेरे पास एक जरूरी समाचार है। तो धीरे से बोलती है लेडी टीटी, मैंने सुना है कि वह गर्भवती है। ये सुनकर सोफी हैरान हो जाती है। ये ना एम्परर महल का होता है, वहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं। टीटी अपने पेट को छू रही होती है, याद करती है। वह डॉक्टर को बोल रही होती है हाल ही में उसे भूख कम लग रही है। जब भी वो अपनी पसंदीदा चीज खाती है तब भी उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। ये सुनकर वह डॉक्टर टीटी का नब्ज चेक करती है। मुबारक हो लेडी टीटी, आप गर्भवती हैं। ये सुनकर टीटी का चेहरा लाल हो जाता है। सोचती है आखिरकार मुझे गर्भ धारण करने में सफलता मिल गई, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या जरूरी है मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की प्रजाति का पता लगाने के लिए? इस खास दिव्य वस्तु पर सम्राट और मेरे रक्त की बूंदें गिरेंगी। अगर रक्त मिक्स हो जाएगा तो बच्चा एक दिव्य पशु बन जाता है। अगर ये आपस में नहीं घुलते हैं तो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा एक हिरन। जल्दी से एम्परर का हाथ पकड़ के बोलती मुझे डर लग रहा है। सोचती है अगर यहाँ कोई दिव्य प्राणी नहीं है तो हो सकता है कि आप इस बच्चे को त्याग दें। टीटी को देखते हैं, वह सबसे बोलते हैं चाहे वह किसी भी प्रजाति में जन्म ले, मैं अपने बच्चे को हमेशा प्यार करूंगा। ये सुनकर टीटी एम्परर को धन्यवाद बोलती है। मुझे आप पर भरोसा है। एक आदमी ट्रे में 2 नाइफ लेके आता है। एम्परर और टीटी नाइफ उठा लेते हैं। वे दोनों अपने हाथे पे एक छोटा सा कट लगाते हैं। पानी के अंदर खून की बूंदे डाल देते हैं। वे खून की बूंदे आपस में मिलने लगती हैं। ये देख सभी लोग ताली बजाते हुए बोलते हैं मुबारक हो योर मैजेस्टी, जन्म लेने वाला बच्चा एक दिव्य प्राणी होगा। ये सुनकर टीटी खुश हो जाती है। सोचती है मेरे गर्भ में एक दिव्य जीव पल रहा है, मैं माँ बनने जा रही हूँ। वह एम्परर का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे बहुत खुशी है महाराज। जो इस चीज से खुश नहीं होते हैं तो बोलते योर मैजेस्टी कृपया सार्वजनिक घोषणा की तिथि निर्धारित करें। वास्तव में शाही वंशज के जन्म को कितना समय हो गया है, लेकिन हमें इसकी घोषणा कैसे करनी चाहिए। ये सुनकर टीटी को समझ नहीं आता वह क्या बोलना चाहते हैं। वह बोलती है किस बारे में बात कर रहे हैं। वह आदमी बोलते है इसका 8वें शाही परिवार में पहली बार किसी नाजायज बच्चे का जन्म हुआ है। ये सुनकर टीटी की आंखें बड़ी हो जाती है। वे चिल्लाते हुए बोलती है इतने इज्जतदार शाही वंशज के लिए एक नाजायज संतान। वे आदमी घबराते हुए बोलते कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि साम्राज्य रखेल रखने की प्रथा को मान्यता नहीं देता, इसलिए लेडी टीटी जिस बच्चे को जन्म देती है उसे जरूर नाजायज संतान माना जाएगा। ये सुनकर टीटी हैरान हो जाती है। वह बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहाँ खड़े आसपास लोग भी शांत हो जाते हैं। टीटी बोलती योर मैजेस्टी कृपया कुछ बोलिए। वे बोलते शाही वंशज के जन्म की घोषणा 2 हफ्ते बाद होगी, लोग चले जाइए। सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एम्परर बोलते टीटी शाही वंशज को महारानी द्वारा गोद लिया जाएगा। ये सुनकर टीटी दोबारा हैरान हो जाती है। वह बोलती है आपने अभी क्या कहा। दूसरी तरफ सोफी अपने कमरे में लेडी रेमोडी के साथ चाय पी रही होती है। वह बोलती है हम अकेले इसलिए अपनी बातचीत जारी रखते हैं। आपने क्या कहा कि टीटी गर्भवती है। रेमोडी बोलती है मैं सबसे पहले टीटी के बारे में बताती हूँ। दिव्य वस्तु परीक्षण के अनुसार ये पता चल गया कि वह बच्चा एक दिव्य प्राणी है। ये सुनकर सोफी बोलती है अच्छा ऐसा है। वह सोचते है एक बिल्कुल परिपूर्ण शाही वंशज का जन्म हुआ है। रेमोडी सोफी के सामने घुटने के बल बैठकर बोलती है योर मैजेस्टी द एम्प्रेस। सोफी बोलती है आप अचानक इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हैं। रेमोडी बोलती है आपको लेडी टीटी के बच्चे को गोद लेना होगा, के द्वारा जन्मा बच्चा नाजायज माना जाएगा। सोफी बोलती है माफ कीजिए अचानक ये सब क्या हो रहा है। रेमोडी बोलती है योर मैजेस्टी भी यही प्रस्ताव रखेंगे। योर मैजेस्टी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। सोफी सोचती है अगर आप नहीं चाहते हैं कि शाही वंशज को नाजायज करार दिया जाए। मैं लेडी रेमोडी का तर्क समझती हूँ, लेकिन सोफी बोलती है बच्चा आखिरकार अपनी माँ को ढूंढने लगेगा। ये बोलते है सोफी को अपने बचपन की याद आती है। वह भी लोगों के बीच अपनी माँ को ढूंढने लगती थी। माता पिता के बिना पले बड़े बच्चों का दिल पीड़ा से भरा होता है। रेमोडी सोफी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है आपको केवल महारानी के बारे में सोचना चाहिए। महारानी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शाही वंशज को गोद लेना होगा। सोफी सोचती मेरी नापसंदगी के बारे में जानते हुए लेडी रेमोडी एक बहुत ही गंभीर विनती कर रही है। सोफी बोलती फिर भी। रेमोडी बोलती है योर मैजेस्टी द एम्प्रेस शाही वंशज के बिना महारानी होने के खतरों से भली बात जानती है ना। सोफी कुछ बोल पाती तभी किसी के चलने की आवाज आती है। सोफी बोलते हैं हिज मैजेस्टी आपसे मिलने आ रहे हैं। सोफी दरवाजे की तरफ देखती है। एम्परर सोफी के पास आते हैं। सोफी बोलती है योर मैजेस्टी आपको यहाँ क्या लेकर आया है। एम्परर बोलते मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलने के बाद वे कुर्सी पे जाकर बैठ जाते हैं। सोफी बोलते आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। एम्परर बोलते टीटी शाही वंशज को जन्म देने वाली है। सोफी को कुछ न बोलते देखा एम्परर बोलते हैं आप हैरान ही लग रही हैं। सोफी बोलती मैं काफी हैरान हूँ।
एम्परर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जी हाँ, आप सचमुच एक कठोर महारानी हैं। मुझे लगता है कि आप पहले से जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। महारानी के रूप में टीटी के बच्चे को गोद लें। सोफी सोचती है महारानी के रूप में मुझे क्या विकल्प चुनना चाहिए।